Welcome back to Peace of Mind Coaching by Kunal Rajput. Today we are going to complete class 7 chapter number 11 from barter to money. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि बार्टर से जो हमारा ओल्डेस्ट एक्सचेंज मेथड है उससे हम मनी पर जो आज हम करंटली यूज करते हैं उस पर कैसे पहुंचे। इस चैप्टर में मेजर क्वेश्चंस हमारे पास ये हैं कि हम मनी से पहले एक्सचेंज कैसे किया करते थे और मनी कैसे आया और मनी कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। वो गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स और सर्विस दिया करते थे और इस लेन देन को अपने सामान को लेने और खरीदने के लिए यूज किया करते थे। इससे पहले हम कोरी शेल्स भी जो आप साइड में देख सकते हैं उनका भी इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हुआ और उसमें दिक्कत आने लगी। जैसा कि हमने देखा कि लोग पहले कौरी शेल यानी कि जिनको कौड़ियां भी कहते हैं वो इस्तेमाल किया करते थे बार्टर करने के लिए। बट अर्लीस्ट फॉर्म जब बार्टर शुरू हुआ तब लोग सॉल्ट का, क्लोथ का, कैटल का और सीड्स का इन चीजों को आपस में एक्सचेंज करके चीजों को खरीदा या बेचा करते थे। वन ऑफ द मेजर ऑफ देम इज कैटल्स। वो गाय के बच्चे, बकरी के बच्चे, भेड़ बकरियों को भी एक्सचेंज करके आपस में चीजों का लेन देन किया करते थे। तो अब क्या क्या डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में। सबसे मेजर डिफिकल्टी थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि जब कभी भी आपको सामान चाहिए हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले के पास वही सामान हो, या फिर अगर उसके पास वो सामान है भी तो जरूरी नहीं कि वो आपको वो सामान दे। तो दोनों के लिए सहमति होना जरूरी था और दोनों के पास सेम सामान होना और सेम सामान चाहिए होना बहुत जरूरी था। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू। क्योंकि किसी भी सामान की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं थी तो बहुत डिफिकल्ट था ये डिसाइड करना कि किस चीज के बदले क्या चीज दी जानी चाहिए और कितनी मात्रा या कितनी क्वांटिटी में दी जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 1 किलो गेहूं क्या 1 किलो शक्कर के बराबर है? हम नहीं कह सकते। हो सकता है आधा किलो शक्कर 1 किलो गेहूं के बराबर हो। तो चीजों को वैल्यू करना काफी डिफिकल्ट था। तीसरा इनडिविजिबिलिटी। मतलब कुछ चीजें जैसे कि मान लीजिए ऑक्स कैन नॉट बी डिवाइड इनटू गेट स्मॉल आइटम्स। हमारे पास अब कोई एक बड़ी चीज है जो ऑलरेडी हम एक बार में ही खर्च कर सकते हैं, फिर एक बार में ही एक्सचेंज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई जानवर है तो आप उसके टुकड़े करके आपस में लोगों को बांट बांट कर सामान नहीं ले सकते। आपको एक ही बार में बहुत सारा सामान लेना होगा या फिर एक बार में कोई बड़ा सामान लेना होगा। चौथा है पोर्टेबिलिटी। कभी कभार आपके पास जो सामान है या फिर कोई जानवर है या फिर कोई भी बड़ी चीज है, मान लीजिए आपके पास गेहूं की बोरियां हैं, तो आप उनको पोर्ट नहीं कर सकते। आप उनको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए आपको जिससे वो सामान लेना है वो बहुत दूर रहता है, तो आप ये सारा सामान इकट्ठा एक तरफ अपने आप पर रखकर लेकर नहीं जा सकते। और पांचवा है ड्यूरेबिलिटी। अगर आपके पास कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा गुड है जो काफी लंबे टाइम तक अच्छा नहीं रह सकता और कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा, तो अगर वो खराब हो गया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप फिर उसको एक्सचेंज करके सामान नहीं ले सकते। तो ये सारी दिक्कतें आई थी बार्टर सिस्टम की वजह से। तो बार्टर सिस्टम को लोगों ने काफी लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया, बट उसमें इतनी सारी डिफिकल्टीज थी जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ी। तो इस चक्कर में लोगों ने इन्वेंट किया मनी, एक कॉमन मीडियम जिसको हम सब लोग एक्सेप्ट करें और जिसको हम चीज़ों को लेने या खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकें, जो स्पॉइल भी ना हो, जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो और लोग इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फंक्शंस या फिर बेसिक फीचर्स ऑफ मनी। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल टू बाय सेल गुड्स एंड सर्विसेज। आप मनी का एक्सचेंज करके कोई भी सामान खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। आपको मनी को स्पॉइल होने का डर नहीं है। आप मनी को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आए तब आप पैसे का इस्तेमाल करके कोई चीज खरीद या बेच सकते हैं। थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब मनी का एक वैल्यू फिक्स है, उसका एक अपना स्टैंडर्ड मीडियम रेट है, तो जिसको आप इस्तेमाल करके पेमेंट्स बाद में भी कर सकते हैं। और लास्ट है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी हेल्प्स टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप चीजों का वैल्यू लगा सकते हैं कि मैं इस चीज के इतने रुपए दूंगा, इस चीज के इतने दूंगा। तो अब आपके पास वो वैल्यू का पावर है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ। जैसे हमने पढ़ा, सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास बार्टर था। उसके बाद कौड़ी शेल्स आए या फिर कह लीजिए कौड़ियाँ आई। उसके बाद हम लोगों ने मेटल कॉइनेज का इस्तेमाल किया, फिर पेपर मनी आया और आज हम सब लोग यूपीआई यानी कि डिजिटल मनी यूज करते हैं। तो बार्टर के बाद आया कॉइनेज यानी कि कॉइन्स को बनाना शुरू करने लगे लोग। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था, कोई भी एम्पायर में या कोई रूलर अपने हिसाब से अपने अपने किंगडम के लिए अलग कॉइन डेवलप किया करता था। Coins were issued by rulers and used in their kingdoms for transactions. पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉइन्स को एक पर्टिकुलर किंगडम में इस्तेमाल किया जाया करता था, जहाँ पर उन पे काफी सिंबल्स और काफी अलग तरीके के वैल्यूज लिखा जाया करते थे। कॉइन्स उस टाइम पर गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के बनाया जाया करते थे। कॉइन्स पर सिंबल्स को रुपा कहा जाया करता था। जो पन्ना वर्ड है वो आज भी तमिल और तेलुगु में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है पैसा। उनको पन्नास भी कहा जाया करता था और वो डिफरेंट काइंड के अलॉय से बने हुआ करते थे।
जैसा कि हमने बात किया कि हर कॉइन पर किंगडम के अकॉर्डिंगली उसके राजा ने अलग अलग सिंबल मार्क करवाया जाया करते थे, यहाँ पर कभी कभार दो साइड्स हुआ करती थी जिसपे एक तरफ हेड और दूसरी तरफ टेल बनाया जाया करता था। सिंबल्स काफी अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे कि एनिमल्स, ट्रीज, हिल्स, किंग, क्वींस और डाइटीज, यानी कि अलग अलग भगवान की पिक्चर भी हुआ करती थी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो चालुक्य डायनेस्टी है कल्याणा की, वहां पर हमारे कॉइन्स पर वरा यानी कि विष्णु जी की आकृति हुआ करती थी। कभी कभार रॉयल पेट्रोल यानी कि हमारा तलवार भी हुआ करती थी। चोला डायनेस्टी में सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे जहाँ पर हमारा टाइगर छपा हुआ करता था। तो अलग अलग कॉइन्स पर सिंबल हमको हेल्प करते थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कॉइन किस किंगडम का है और उसकी क्या वैल्यू है और किस राजा ने उसे इशू करवाया है। तो बार्टर के बाद हमारा कॉइन आया जिसने हमारी काफी दिक्कतें सॉल्व कर दी थी, एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी और जो हमारी प्रॉब्लम थी ऑफ डबल को इंसिडेंस उसको सॉल्व कर दिया था। बट अभी भी कॉइन में एक इशू आ रहा था, वो था पोर्टेबिलिटी का, जो हमारा बार्टर में भी आया करता था। कॉइन्स को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट था। अगर हमें कोई एक ऐसी चीज बाय करनी है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हमको ढेर सारे कॉइन्स उसके लिए कैरी करके ले जाया जाना पड़ता था, जो बहुत डिफिकल्ट था। तो लोगों को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था कि कम बोझ में या फिर इजी पोर्टेबिलिटी में वो ज्यादा वैल्यू कैरी कर सकें। तो इस तरह शुरुआत हुई पेपर मनी की, जहां पर चीजें हल्की थी, आप कम से कम पतले पतले पेपर के वैल्यूज को लेकर कहीं भी इजीली कैरी कर सकते थे और ज्यादा वैल्यू का सामान खरीद सकते थे। तो आप देख सकते हैं अर्ली स्टेज में हमारी जो पेपर मनी थी वो सिर्फ यूनिफेस यानी कि एक सिंगल साइड ऑफ पेपर पर ही सिंबल या फिर वैल्यूज लिखी जाया करती थी। आज के टाइम में हमारे पास जो पेपर मनी है उसके दोनों साइड प्रिंट होता है, बट स्टार्टिंग में सिर्फ यूनिफेस यानी कि सिंगल साइड फेस मनी प्रिंट की जाया करती। सो नाउ विल मूव टू इंडियन कॉइन्स। तो इंडिया में हमारा जो सदर्न पार्ट है, साउथ का पार्ट है, वहां पर कॉइन्स बहुत मात्रा में मिले हैं। केरला, तमिलनाडु और अदर कंट्रीज के कॉइन भी काफी मिले हैं, जिससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा इंडिया था वो ट्रेड में बहुत एक्टिव था और लोगों से या अदर कंट्रीज से काफी लेन देन किया करता था। और हमको रोमन गोल्ड कॉइन्स भी बहुत सारे पुडुकोट्टाई की इंडिया एक एग्जीक्यूशन साइट है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने वो सारे कॉइन्स को निकाला है, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इंडिया की ट्रेड फेवर में थी। बाहर के लोग फॉरेन कंट्रीज से स्पाइसेस या अलग टाइप के जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, उनको खरीदने आया करते थे और उसके बदले बहुत सारा गोल्ड इंडिया में दिया जाया करता था। इसलिए हमारी इंडिया में काफी बड़ा गोल्ड रिजर्व भी क्रिएट हो गया था। तो पेपर मनी ने ऑलमोस्ट सारी दिक्कतें खत्म कर दी थी। वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेथड था पेमेंट के लिए, मनी की फॉर्म था, जो आज तक भी चल रहा है, हम आज भी उसे यूज करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, मॉडर्न टाइम के साथ साथ एक नया ऑल्टरनेटिव भी आ गया, डिजिटल मनी यानी कि इनटेंजिबल मनी, जिसको हम लोग फील या टच नहीं कर सकते, बट उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक अलग मेथड है। अगर हम बिना किसी टच के या बिना कोई चीज कैरी करे अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी इंसान को कितना भी अमाउंट पे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है। इनको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, जिनको स्कैन करने के बाद आपको इजीली जो भी अमाउंट आप डालेंगे वो वैल्यू आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। देन वील मूव ऑन टू अदर पेमेंट मेथड्स। पहला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स। तो ये सब के सब हमारे आते हैं डिजिटल पेमेंट्स के अंडर में। डिजिटल पेमेंट्स में पेमेंट करना इजी एंड क्विक होता है, ये सेफ है, सिक्योर है और आपको हर जगह कैश कैरी करना नहीं पड़ेगा। आप इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं और इनको आप 24 घंटे में किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी भी बहुत शो करते हैं, बिकॉज आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपको डायरेक्टली शो हो जाएगा और उसका रिकॉर्ड आपके पास हमेशा रहेगा। और जैसा कि हम आज अपने करंट टाइम्स में अपने आसपास देख सकते हैं, हम सब लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, जो हमारा खुद का बना हुआ एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये हमारा समय, एनर्जी दोनों को सेव करता है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है। हम अपने आसपास दुकानों पर बिल भरने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, टिकट बुक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी हर एक छोटी से बड़ी दुकान सब पर यूज़ होता है और ये बहुत कन्वीनियंट है। पैसे के रूप बदल गए हैं, द फॉर्म ऑफ मनी हैज़ चेंज्ड, बट जो उसका पर्पस है कि हम चीज़ों को एक्सचेंज करके जो भी हमको चाहिए उसका वैल्यू ले और देख सकते हैं और चीज़ों को बाय या सेल कर सकते हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में, जो सबसे पहले एग्जिस्ट किया करता था, उसकी लिमिटेशंस, उसकी प्रॉब्लम्स, कैसे मनी चेंज हुआ, कैसे यूपीआई आया और जर्नी ऑफ मनी कि कैसे मनी बार्टर से लेकर यूपीआई और डिजिटल मनी में कन्वर्ट हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखने हैं। इन सबको आप एक बार आराम से देख लीजिएगा, बुक से थोड़ा सा और कंटेंट निकाल कर रिवाइज कर लीजिए। एंड दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी स्टाइल बेस्ड हैं। इन सब के आपको आंसर्स आने चाहिए, इनका कंटेंट आप लिख कर समझ लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन सिमिलर नहीं तो इनके आसपास से ही आने वाले हैं। एंड दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जहाँ पर इनको आप यूज करके थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं। ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और एमसीक्यूज ढूंढिए, इनके आंसर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
यूपीआई का फुल फॉर्म, व्हाट इज अ डिजिटल मनी, टेंजिबल या इनटेंजिबल, बार्टर सिस्टम के बारे में, लिमिटेशंस, क्या दिक्कत है, ये ट्रेड और एक्सचेंज क्या होता था, किस टाइप के कॉइन्स, किस टाइप का मेटल अलॉय यूज होता था, व्हाट इज वॉस पेपर मनी, यूपीआई के बारे में क्वेश्चंस, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, पेपर करेंसी के बारे में। दीज आर फ्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स। इन सबको आप एक बार देखकर बुक पढ़ के रिवाइज कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आपके डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशीट मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एंजॉय।